नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएन पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। एचएनएन 24/7 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से प्रसारित प्रदेश का इकलौता न्यूज चैनल है और वर्षों से एचएनएन जनहित के मुद्दों को उठाता रहा। जहां कुछ गलत होता है तो सरकार की प्रतिनिधियों से एचएनएन सवाल पूछता है और अगर सरकार कोई जनहित में बेहतर फैसला लेती है तो फिर उसकी सराहना भी की जाती है। यही वजह है कि धामी सरकार भी एचएनएन की खबरों पर संज्ञान लेती है। पिछले दिनों एचएनएन ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान को लेकर डिबेट की थी, जिसका असर यह हुआ कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने बैठक में क्या क्या निर्देश दिए हैं, इसे लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे कि अपने शीतकालीन यात्रा को कैसे विस्तार दिया जा रहा है और सरकार इस पर क्या सोच रही है। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। एचएनएन ने सबसे पहले शीतकालीन यात्रा पर जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो भी शीतकालीन पड़ाव पर जाएंगे और यात्रा करेंगे। साथ ही उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि शीतकालीन प्रवासों के लिए आज बहुत ज़रूरत है कि सरकार बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर कर सके। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली और उन्होंने कहा कि शीतकालीन प्रवासों की जो यात्रा है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसमें कई तरीके के निर्णय भी हुए हैं। हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, पक्ष विपक्ष की राय लेते हैं और किस तरीके से इस पर काम होना चाहिए उस पर भी सुझाव लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रभा जी। हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चमोली जी बहुत स्वागत। और हमारे साथ यूकेडी की प्रवक्ता मीनाक्षी घेलडियाल जी हैं। मीनाक्षी जी आपका बहुत स्वागत है। प्रभा जी, सरकार बैठक कर रही है, बहुत अच्छे संकेत हैं कि शीतकालीन प्रवास पर जो यात्रा होनी चाहिए उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। कितना लगता है आपको कि तैयारियों की आवश्यकता है और सरकार की जो गंभीरता है इसको लेकर वो क्या कुछ कहती है? हाँ जी कैंथोरा जी, सबसे पहले तो मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छा निर्णय है हमारी सरकार का कि वो ऐसा नहीं है कि पहले सर्दियों में यात्रा नहीं होती थी, लोग दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन ये होता था कि जो मुख्य रूप से ये कह दिया जाता था कि कपाट बंद हो गए हैं, तो कपाट बंद होने के बाद लोगों को लगता था कि वहाँ पे अब यात्रा भी बंद हो गई है। लेकिन जब अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो जहाँ पे शीतकालीन उनका प्रवास है, हमारे बद्रीनाथ धाम हो, हमारे केदार उन नाथ धाम के गंगोत्री यमुनोत्री जी की जो डोलियाँ जहाँ पर विराजमान रहती है शीतकालीन, हम कहेंगे इसमें शीतकालीन डोलियाँ हमारी रहती है, तो वहाँ पर भी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। तो अब लोगों में ये जो प्रचार प्रसार के माध्यम से यह हो पाएगा, जैसे भी आपने रिपोर्ट में भी देखा है कि मीडिया के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि हमें लगता था कि यात्रा केवल गर्मियों में ही संभव हो सकती है, लेकिन उसका एक कारण भी था। अगर हम वहाँ का मौसम देखें, जिस प्रकार से वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है उन क्षेत्रों में, लेकिन अब हमने देखा है कि जहाँ पर वो डोलियाँ अब विराजमान होती हैं, जब उनकी पूजा, ऐसा नहीं कि पूजा रुक जाती है, पूजा तो हमें पता है निरंतर चलती रहती है, लेकिन जब सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और फिर ये भी देखने में आएगा कि जब यात्रा बढ़ती है तो यात्रा के लिए हमारे देश में जो हमारे सनातन प्रेमी है, इतने श्रद्धालु वहां पर आते हैं, तो जो उनको ऐसा है कि जो पहले थोड़े बहुत श्रद्धालु आते थे, जब ये हमारा सर्दियों में आते थे, तो जो प्रचार प्रसार करेंगे तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की संख्या भी वहां पर बढ़ेगी। तो लेकिन साथ साथ क्या होगा, सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए जो सबसे जरूरी कदम इसमें उठाए हैं कि लोगों के, जब वो लोग आएंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी। दूसरा क्या है कि मौसम को देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो हेल्थ की सुविधाएं उनको दी जाएंगी, तो उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मौसम बदलता है। और दूसरा कनेक्टिविटी, क्योंकि मौसम इस टाइप का सर्दियों में हमारा बन जाता है, तो मैं कहूँगी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देखें तो सरकार ने बहुत अब अच्छे कदम बढ़ा दिए हैं पहले की अपेक्षा। अगर अब हम इस और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे चाहे ऑल वेदर रोड हो, हेयर हम कह सकते हैं कि एयर मतलब कह सकते हैं हेली एम्बुलेंस की सुविधाएं हो, ऋषिकेश एम्स जैसे हेल्थ सेक्टर्स हो, तो मुझे लगता है कि अब अगर शीतकालीन यात्रा हम शुरू करेंगे तो उसमें जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार भी बहुत आसानी से श्रद्धालुओं को जो जो उनकी ये सुविधाएं उनको चाहिए वो आसानी से उनको दे सकती है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हमारे वहाँ के जो लोकल कारोबारी है उनको भी निश्चित रूप से उनकी आर्थिकी में इजाफा होगा उनको, और जो हमारे तो श्रद्धालु और वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको भी इनकम उनकी बढ़ेगी। तो ये तो अगर हम हर दृष्टिकोण से देखें तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जिस प्रकार से हमारे राज्य ने अब इतना विकास कर लिया है, तो जो चुनौतियां हमारे सामने पहले आ सकती थी, अगर हम शीतकालीन में
में बहुत प्रचार प्रसार करते और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती तो शायद हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब जिस हिसाब से हमारी जो बेसिक मुद्दे हमारे कहते हैं, जो जमीनी हमारे धरातल पे जो विकास हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को भी उतनी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब शीतकालीन में जब श्रद्धालु हमारे आएंगे तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है और विभाग जो उससे कंसर्न है उनको भी बता दिया गया है कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी का सामना ना हो और आप हर क्षेत्र पे और हर मुद्दे पर पूरी तैयारी करके रखें। संदीप चमोली जी, शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का आह्वान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक और साथ में भाजपा का ये कहना कि अब हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एम्बुलेंस, हेल्थ सिस्टम, ये तमाम चीज़ें शामिल हो रही हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इसमें? रवि जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे प्रमुख मुद्दों पर आप सदैव जो अपने स्वरों को एचएनएन बुलंद रखता है, उस कार्य के लिए मैं पूरी एचएनएन को और पूरी एचएनएन की टीम को बधाई और साधुवाद देता हूँ। सदैव देखा गया है कि जो चतुर स्तंभ जो हमारे मीडिया के साथियों को कहा जाता है, उस स्तंभ पे आप खरे उतर रहे हैं। जहाँ मीडिया पे गोदी मीडिया का आरोप लगता है, अन्य कई आरोप लगते हैं, लेकिन मेरा एक स्थानीय चैनल, जिसे मैं कहूँगा पेवर उत्तराखंडियत वाला चैनल, या मैं जिसे एक रीजनल चैनल कहूँगा, या मैं जिसे एक कहना चाहूँगा कि एक मूल धारणा वाला जो चैनल है एचएनएन है, उस एचएनएन को मैं साधुवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कभी भी किसी की भी सरकार हो, उनके दबाव में काम नहीं करते हैं और स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से उठाते हैं। पहली बात। दूसरी बात रवि जी, मैं कहना चाहूँगा हमारे हिंदू धर्म में जो चौथा 4 स्थान है, उस स्थानों के जो पीठाधीश्वर हैं हमारे शंकराचार्य जी, उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर जो पहलू पे जो शुरुआत की गई है, वो शुरुआत जो है स्वागत योग्य कदम है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा, क्योंकि वो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा स्थान होता है और कहीं ना कहीं बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे धर्म के सबसे सर्वोच्च स्थान है। इन स्थानों की जो सही जानकारी है, जो बताना वो लोगों को चाहते हैं कि कपाट बंद होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूजा स्तुति या अपना और कोई कार्य उस धाम पे नहीं कर सकते। कपाट बंद होने के बाद जो उनकी डोली है, जो हमारे आराध्य है, उनकी डोलियाँ अलग अलग स्थानों पे आ जाती हैं। उन स्थानों पर जाकर आप उनके दर्शन कर सकते हैं और उतना ही पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी तीर्थ की अगर हम दर्शन करते हैं रवि जी, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें जो है उसका लाभ मिलता है। तो उनका कहना ये है कि ये लाभ हमको उन जगहों पर भी मिल सकता है जहां वो हमारी डोलियां रखी हुई हैं। तो इस बात को सबसे पहले शंकराचार्य जी ने उठाया, तो शंकराचार्य जी इसके स्वागत योग्य कदम है। अब बात आई सरकार पे। जी रवि जी, आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार हमारे राज्य में जो पिछली यात्रा चली, क्योंकि जिस प्रकार कनेक्टिविटी जो दिल्ली से देहरादून की, हरियाणा से देहरादून की या अन्य प्रदेशों से जो हमारे राज्य की जो रोड की व्यवस्थाएं हैं, वो दिन पर दिन जो है अच्छी होती जा रही हैं, बढ़ गई हैं। तो उससे यात्री हमारे राज्य में जो है एकदम फ्लो से पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो है पहाड़ों पे पहुंचकर वो दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन जब वो करते हैं तो दर्शन करने के समय अगर उन्हें कोई असुविधा उनके सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं और कहीं ना कहीं राज्य की छवि जो है धूमिल होने का काम होता है। अगर सरकार शीतकालीन यात्रा के लिए तैयार है, तो सरकार को तैयारी का जो खाका है, वो खाका सबसे पहले जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडे हैं, वहाँ के हकधारी हैं, उनके सामने रवि जी उस खाके को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो हमारे राज्य का एक चेहरा लेके जो यात्री आता है, हमारे राज्य का चेहरा लेके वापस अपने राज्य में जाता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस यात्रा को इतना अच्छे से उसको कराएं, इतनी सुदृढ़ कराएं, जिससे वो सही सोच, एक सही जो अपनी स्मृति है, एक मजबूत स्मृति यहाँ से लेके जाए और वो कहे कि उत्तराखंड में अतिथि संस्कार, अतिथि देवो भवो की जो शब्द, जो वाक्य हमारा है, उस पर कार्य हो रहा है। तो सरकार को शीतकालीन यात्रा, क्योंकि मात्र अगर शंकराचार्य जी ने कहा और वो हम सबके सौभाग्य की बात, उन्होंने इस बात को जग जाहिर किया और मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली, तो मात्र उस बैठक के सहारे हमारे साथी सरकार ये कह नहीं सकती कि यात्रा जो है मजबूती से चलाई जा सकती है। यात्रा जब
ग्रीष्मकालीन में हमने देखा कितनी समस्याएं हम सबके सामने आई, कितने खच्चर गुजर गए, किस प्रकार आप अगर जो फाटा से लेके गौरीकुंड से लेके केदारनाथ की आप व्यवस्था देंगे, किस प्रकार यात्री अचानक से ज़्यादा आ गए, किस प्रकार सरकार ने पहले बाउंडेशन लगाई, बाउंडेशन खोल दी। तो इन सभी बातों पे अगर पहले से चर्चा हो ली जाए, वहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय व्यापारियों से, हकूकधारियों से, तीर्थ पंडों से, सबसे अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसी शुरुआत है जो राज्य को हर स्तर पे, चाहे वो आर्थिक की हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो और चाहे धार्मिक हो, हर स्तर पर राज्य को लाभ देने का काम ये यात्रा करेगी अगर सरकार इसको अच्छे से चलाने का काम करती है। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का पक्ष लेता हूँ। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, इस पूरे विषय पर क्या लगता है आपको? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की बैठक होती है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, इस बात को सबसे पहले उठाते हैं, कहते हैं, और अब सरकार बात कर रही है कि हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं और अब और बेहतर हो सकता है। आज की जो तमाम चीज़ें, जो सुविधाएं सरकार देने की बात कर रही है। देखिए रवि जी, धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो बात कही है उनकी बात से पूरी तरह एग्री हूँ, क्योंकि वो उनका जो नज़रिया है वो धर्म यात्रा पे उनका नज़रिया है। हाँ। आप ये देखिए, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि 228 किलो सोना चोरी हो गया, उस बात पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने बोला कि यहाँ पे शीत यात्राएं शुरू होनी चाहिए, उसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं लपक के ले लेते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप इस यात्रा को कारोबार से जोड़ रहे हैं। आप इनकी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि कारोबारियों को फायदा होगा। आप धर्म यात्रा को, जो हमारी धार्मिक पर्यटन है, आपने उसका तो स्वरूप ही बदल के रख दिया है। देखिए, आप, मुझे लगता है, अच्छी बात है ना, बिल्कुल आप बात सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। आप इस बात से एग्री हैं कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? आप इस बात से एग्री हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो बदल रहा है, हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है? क्या आप इस सब चीजों से एग्री हैं? और इस बात से भी मुझे लगता है एग्री होंगे कि हिमालय बचाओ अभियान जो है वो इसीलिए है कि हमें हिमालयों को भी बचाना है। अगर हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास का अर्थ होता है कि आज की तारीख में हम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही हो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके अपनी जरूरतों के हिसाब से। मैं यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं जो स्वरूप इस यात्रा का बना दिया गया है, आप ये देखो कि वहां पे धड़ल्ले से जिस तरह से हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जिस प्रकार से अरबों यात्री वहां आते हैं गाड़ियां लेके, तो ये सब वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखेंगे कि हिमालय जिस तरह का हमारा वहां का वातावरण है, कुछ सोच के ही वो मंदिर वहां पे बनाया गया था और कुछ सोच के ही वहां यात्रियों की जो परिस्थितियां थी वो कठिन परिस्थितियां होती थी, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा नहीं है कि वो इतनी भीड़ और शोर शराबे को सहन कर सके जी। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी कि जो भी इन्होंने जो धार्मिक पर्यटन को इन्होंने नॉर्मल पर्यटन की तरह ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये वही विजनरी लीडर्स हैं हमारे, जो विजनरी लीडर्स कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो शराब से बढ़ती है। शराब की इन्होंने इसका जो दूरगामी परिणाम है वो नहीं देखते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे युवा जो है शराब पी के उनका कितना पतन हो रहा है, कितनी समस्याएं शराब पी के फैमिलीज में हो रही हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हर 2-2 किलोमीटर पे इन्होंने शराब की दुकानें खोली ताकि हमारा राजस्व बढ़े। तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत सिर्फ कारोबार को बढ़ाने की है। और ये जो धर्म, देखिए मैं तो ये कहूंगी, जिस इलाके से मैं आती हूँ पौड़ी से, वहां पे गुजरूगढ़ी जैसे एरियाज हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। यदि आपको इस तरह का पर्यटन बढ़ाना है, आपको पर्यटन से राजस्व बढ़ाना है, तो आप अन्य जगहों पे जाइए ना। आप ऐसे हिमालय जो सेंसिटिव प्लेस है, आप उसको 12 महीने के लिए जो गाड़ियों का आवाजाही होगी, क्या हम समझ पा रहे हैं कि उसका पर्यावरण पे क्या असर होगा? शंकराचार्य जी ने धर्म यात्रा के हिसाब से बोला, आपने तुरंत उसे लपक लिया। सोचिए कि तुरंत आपने उस पर बैठक बिठाई। क्यों? क्योंकि अपने कारोबारी दोस्तों को लाभ होगा ना। आप वहां पे रिजॉर्ट खोलेंगे, आप वहां पे लोगों को, आप ये देखिए वहां एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। जितनी ज्यादा वहां आबादी हो रही है उतना ज्यादा वहां एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आप पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वो भी किस लिए हो रहा है? क्योंकि गाड़ियां वहां जो पहुंच रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो धर्म यात्राएं हैं उनको धर्म यात्रा के स्वरूप में रहने देना चाहिए। और पर्यटन से अगर आपको राजस्व कमाना है तो आप मेडिकल टूरिज्म खोलिए ना पहाड़ों पे। मेडिकल टूरिज्म से भी तो हमारा राजस्व, लेकिन आप उतने आगे तक सोच ही नहीं पा रहे।
नहीं, लेकिन पहचान कैसे होगी अगर कोई यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि ये तीर्थ यात्री हैं, ये पर्यटक हैं? तो ये पहचान करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए वो पहचान करके तो हमें बुलाना भी नहीं है। हाँ। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो तो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी यात्रा करने आता था ना, वो तो उस परिस्थिति में भी आता था। और आप ये देखिए कि जो शिव शंकर है हमारे, उन्होंने तो जहर का प्याला पिया और इतनी इस स्थिति में वो वहां पे जहां पे रह रहे हैं, वो कैसी स्थितियों में रह रहे हैं, वो बिल्कुल एकांतवास में रहते हैं। अब वहां हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, आप वहां थार गाड़ियां पहुंचा रहे हैं, आप इस तरह का धार्मिक पर्यटन डेवलप कुल मिला करना के चाहते ये है हैं कि वहां जो पर। पर्यावरणीय संतुलन है उसका भी ख्याल रखें। बिल्कुल, मैं यही ठीक है, कहना चाहती ठीक हूँ कि सिर्फ शंकराचार्य जी ने बोल दिया और आपने उसमें अपना फायदा खोज लिया, ओके। तो आपने तुरंत बैठक बिठा ली। ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीजें भी तो सोचनी पड़ेगी ना। उसके बाद आप हिमालय बचाओ अभियान में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं? सिर्फ कारोबार का आपने देखा, आपने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने का सोचा, और उससे ज्यादा हमारी सरकार, इनकी नीयत बेहतर नहीं है दरअसल। ठीक है, मैं आपके सवाल पर भी जवाब लूंगा भाजपा से। मैं हरीश मैखरू जी के पास जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैखरू जी, आपका बहुत स्वागत है, आप जुड़े हैं हमारे साथ। उसके बाद जिस तरीके से बात की जा रही है, ये भी बात आई कि सरकार कह रही है कि बिल्कुल शीतकालीन प्रवासों पर यात्रा होनी चाहिए, इससे आमदनी भी बढ़ेगी, तीर्थाटन भी बढ़ेगा। और हमने भी इस बात को कहा कि जो शीतकालीन प्रवास है उनके बारे में भी युवा पीढ़ी जान सकेगी। लेकिन चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा रहने वाली हैं और किस तरीके से शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि जो उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा है या उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थलों की यात्रा है, वो कभी बंद नहीं होती, वो तो चलती ही रहती है जी। सिर्फ जो हमारे ग्रीष्मकालीन देवताओं के प्रवास हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर और रुद्रनाथ, और उसके अलावा जो हमारा लोकपाल लक्ष्मण तीर्थ, जिसको अब हम लोग मतलब सिखों का तीर्थ भी कहते हैं। जी जी जी। ये 4-5 ही हमारे तीर्थ शीतकाल के लिए बंद होते हैं। हाँ। लेकिन इनकी भी निचली गद्दियां, जैसे लोकपाल लक्ष्मण तीर्थ की हमारी पांडुकेश्वर में गद्दी है, बद्रीनाथ की हमारी जो गद्दी है वो जोशीमठ में है और पांडुकेश्वर में भी है, उनके जो कुबेर जी हैं जी। उसके अलावा जो केदारनाथ की गद्दी है वो उक्की मठ में है, शीतकालीन गद्दी, वहाँ प्रवास करते हैं। इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री भी मुखवा में और उधर उत्तरकाशी के ही स्थान पर है। तो कुल मिला के ये शीतकाल में भी यदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यात्रा की जा सकती है, क्योंकि देवस्थल बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ जो ग्रीष्मकालीन प्रवास हैं वो बंद होते हैं शीतकाल के लिए, ताकि वहाँ बर्फ पड़ी रहे, बर्फ के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, उस दृष्टि से किया जाता है जी। तो यदि हमारे यहाँ सरकार भी इसमें सहयोग करती है, थोड़ा सा रोडें अच्छी करती है, थोड़ा पर्यटन बढ़ते हैं, तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार होगा और थोड़ा सा सरकार को भी टैक्स मिलेगा जी। सरकार, उत्तराखंड सरकार के पास ना बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री अभी भी चाहे 20-21 साल 24 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुई। हाँ। उद्योग ना हो, हम एजुकेशन हब बना सकते हैं, हम अच्छे संस्कृत विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, हम संस्कृत के खोल सकते हैं, महाविद्यालय खोल सकते हैं, जो पहले से बद्री केदार समिति के अंदर संस्कृत के महाविद्यालय, उनको और अच्छा इंटरनेशनल लेवल का बना सकते हैं ताकि लोग संस्कृत पढ़ें। उत्तराखंड में जो है हमारी राज्य भाषा भी है संस्कृत, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उस तरह के उद्योग हम विकसित कर सकते हैं यहाँ पर। जी जी जी। और बजाय कि हम बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, नीचे से ही कच्चा माल आए फिर बन के नीचे ही जाए, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। शायद इसलिए उद्योगपति अनुकूल वातावरण होने के बावजूद भी पहाड़ों में उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हम जैसे बेंगलोर है हमारा, उस तरह का यहाँ पर हम लोग जो है IT हब बना सकते हैं उत्तराखंड में, ये सरकार को सोचना। एक और बात मैं सुन रहा था, केदारनाथ में सोना चोरी हुआ, असल में ये टूल किट न्यूज है जिसमें शंकराचार्य भी फंस गए बड़बोलेपन के कारण अपने। शंकराचार्य जी हमारे बहुत ही मतलब बड़बोले हैं, मुझे तो मतलब ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होने चाहिए, लेकिन इनका बड़बोलापन लगातार झलकता रहता है, जहाँ मतलब मुंह आए मुंह फट दिखती है ये। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में सोना चोरी हो गया, वो स्टेटमेंट इनका सेकुलर पार्टियों के पक्ष में जाता है, इसलिए इन्होंने बोल दिया। जब चुनाव खत्म हो गया तो शंकराचार्य ने कहा मैंने तो भाई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा था, मेरे पास जानकारी नहीं है।
तो बोला क्यों कि पहले दिन बोल दिया कि मीडिया वाले छापते क्यों नहीं वहां सोना चोरी हो गया। तो सोना चोरी हो गया तो भैया लिखाओ FIR, अपने नाम से लिखाओ अगर दम है तो। ठीक। असल में क्या है, केदारनाथ में एक रत्ती सोना चोरी हुआ नहीं है। जिस दानदाता ने भारत के 14 बड़े मंदिरों में सोने के छप्पर लगाए हैं, सोने की प्लेटें मढ़ी हैं, उसी दानदाता ने केदारनाथ में भी सोने की प्लेट जो है चढ़ाई। ठीक है, ठीक तो ठीक। सोना जो है वो तांबे की प्लेटों पर सोने को मढ़ के चलाया जाता, कोई सोने की ही प्लेट नहीं होती सारी सारी। तो उसमें उसने हिसाब दिया हुआ बाकायदा कि टोटल इनका 223 किलो है और उस पे कुल 26 किलो सोना लगा हुआ है। वो सब हिसाब किताब वहाँ है, जाएं और चेक करें। ठीक ठीक। हरीश मैखुरी जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं मैं दोबारा और चुनौतियों पर बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शीतकालीन यात्रा में जो चुनौतियां रहेंगी उस पर भी सुझाव लेंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख लीजिएगा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है क्वेश्चन आवर में। हमारी शीतकालीन यात्रा 4 धामों की किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको कैसे ये बताया जाए कि कपाट बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अब यात्रा नहीं होगी, बल्कि शीतकालीन प्रवासों पर लगातार पूजा अर्चना जारी है, क्योंकि 4 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन शीतकालीन जो प्रवास है वहाँ पर पूजा अर्चना लगातार जारी है और उनके बारे में भी युवा पीढ़ी जान सकें, ऐसे में सरकार भी प्रयास कर रही है। हमारी चर्चा बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। हरीश मैखुरी जी के पास एक बार फिर जा रहा हूँ। सर, सवाल मेरा ये था आपसे कि जो चुनौतियां आएंगी वो कितनी हो सकती हैं और उस पर क्या सुझाव रहेगा आपका? ऐसा है कि जो चुनौतियां हैं वो तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब भीड़ रहेगी। तो हम तो बरसात की चुनौती भी झेलते हैं, बरसात में भी खूब अच्छी खासी यात्रा रहती है, सब जगह सड़क टूटी रहती है, फिर भी लोग आते हैं, उसको भी झेलते हैं। हमारा जो जाड़ों का ऋतु है, जाड़ों का हमारा सीजन है, उसमें तो उतनी सड़कों की टूट फूट भी नहीं है और उतनी डिजीज भी नहीं होती है। गर्मियों में तो बहुत सारे संक्रामक रोग भी हो सकते हैं, हैजा हो सकता है, तो जाड़ों में उस तरह का खतरा कम है। जाड़ों में एक ही चीज है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं
जिनको हार्ट डिजीज है वो थोड़ा सा मतलब Avoid ठंड से बचें, इसका उपाय करें। और बाकी यात्रा तो मतलब उतनी ज्यादा होती नहीं है, सरकार इसको मैनेज कर लेगी, जनता भी मैनेज कर लेगी। हाँ। और जो हमारे वाहन चालक गर्मियों जाड़ों में खाली बैठे रहते हैं उनको भी थोड़ा सा काम मिलेगा। हाँ। तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। बहुत मैनेज करने की आवश्यकता नहीं। जाड़ों में गर्मियों के जितने रोग भी नहीं होते हैं, गर्मियों में हमारे अस्पताल फुल रहते हैं, जाड़ों में जुकाम बुखार के अलावा ज्यादा डिजीज भी नहीं होती है। ठीक है, तो मैनेज करने में सरकार को आसानी रहेगी जहां तक हम समझ पाते हैं। बिल्कुल ठीक और बात। इससे थोड़ा सा उत्तराखंड का पर्यटन भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा, बेरोजगार लोगों को काम भी मिलेगा। सरकार बस उत्तराखंड में एक ही चीज करे कि बाघ पालने का मोह कम करे, भालू पालने का मोह कम करे, वृक्षारोपण ज्यादा करे, जो हमारी बद्री गाय है उसका संरक्षण करे, उसको पालने वाले लोगों को थोड़ा सा पैसे दे, 1000 रुपया प्रति गाय महीना दे, तो निश्चित रूप से रोजगार भी सृजित होंगे और जो हमारी फसलें हैं उनकी भी सुरक्षा होगी। बंदरों से भी बचाने के उपाय सरकार करे तो लोग वापसी अपना जो रिवर्स पलायन है उसको करने लगेंगे। और जाड़ों में जैसे हमारे हिमाचल की तरफ से जो है ना, जो हमारा पर्यटन है, गांवों का पर्यटन है, उसको विकसित करने की योजना हिमाचल ने बहुत पहले ही बना ली। उसको होम स्टे बोलते थे आज से 20 साल पहले। हम उत्तराखंड में अब कर रहे हैं। इस होम स्टे को सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को काम भी मिलेगा। ठीक है सर। प्रभा बंदुनी जी, इस पूरे मामले पर जिस पर हम बात करें, शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जो ऐलान है वो कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं? जी कैंथुरा जी, देखिए वो तो हमारे वही कहेंगे धर्म गुरु है, उनका बयान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ में जो जब श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे तो सरकार की भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उससे ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल, करना तो सरकार को ही है। हाँ, क्योंकि जब श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे वो कैसा यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे कि उनकी यात्रा कैसे रही, तो निश्चित तौर पर सरकार को तो इस और ध्यान देना ही है। और मैंने आपको पहले ये बात कही है कि सरकार जो पहले की हमारी परिस्थितियाँ होती थी कि अगर अब ऐसा नहीं है, श्रद्धालु पहले भी आते थे जहाँ पे उनके शीतकालीन डोलियाँ विराजमान है, लेकिन ये था कि जब मीडिया के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो श्रद्धालुओं की संख्या इसमें बढ़ेगी और उससे निश्चित रूप से जो वहाँ के व्यवसायी होंगे, वहाँ की जो जनता होगी उनको भी लाभ पहुंचेगा और राज्य को भी इससे लाभ पहुंचेगा। तो इससे अगर आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है। और दूसरा ये देखिए कि जो धाम है वो हमारी आस्था का केंद्र है, हम सनातन प्रेमी लोग हैं, तो अगर हमारे धार्मिक जो हमारे ये तीर्थ क्षेत्र है, अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए प्रचार कर रही है कि पहले सोना चोरी हो गया, तो मैं कहूँगी उसका जवाब तो इनको जनता ने केदारनाथ के चुनाव में दे दिया है। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है उन चुनाव को, पूरे प्रचार का अगर आप विश्लेषण करेंगे, इनके पास विपक्ष के पास मुद्दा क्या था? सोना चोरी हो गया, तो जनता ने इनको बता दिया है ना कि सोना किसने चोरी किया, चोरी हुआ भी, या केवल एक ही कहानी पूरे चुनाव में इनके पास रही कि सोना चोरी हो गया, सड़कें वहां पर नहीं है, तो उसका जवाब जनता ने इनको दे दिया है। और सनातन प्रेमी कौन है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? हमारे बड़े बड़े देवालय है, वहां पर आप देख लीजिए, अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो कौन उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले आगे जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और खुलकर हम सामने आते हैं कि हमें सनातन को बचाना है, सनातन की हमें रक्षा करनी है। तो आप बता दीजिए कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो खुलकर सामने आती है, या आंदोलन आपने बड़े बड़े ऐसे कर दिए हो सड़कों पर कि नहीं हमें सनातन की रक्षा करनी है, क्योंकि वहां पर ये डरते हैं। तो कहना कि हर मुद्दे पर राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति कर रही है लेकिन उन मुद्दों राजनीति कर रही है जहां पे जनता का भला हो, किसी क्षेत्र की जनता को कोई फायदा हो। जहां तक रोजगार की बात है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यात्रा से लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो इसमें बुराई क्या है? डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा भी और बढ़ना भी चाहिए। यूकेडी ने एक बात रखी कि पर्यावरणीय संतुलन का भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को। देखिए आप ये बात यूकेडी ने रखी है, पहले भी कई दफा आए कि आज हेलीकॉप्टर चल रहे हैं जी, या फिर जिस तरीके से अंधाधुंध कटान हो रहा है सड़कों के चौड़ीकरण विकास के नाम पर, ये बात पहले विपक्ष उठाता रहा है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, केवल ये उत्तराखंड में भी नहीं, अगर आप जगह जगह जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो वो पूरे विश्व में भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे देश में हो, प्रदेश में, तो हर जगह ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। तो उसके लिए तो राज्य, देश, हर कंट्री मैं कहूँगी अपने लेवल पे भी काम कर रही है, विश्व स्तर पर भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब हम कहेंगे अलग अलग इसमें कार्यशालाएं हम होती रहती है, मीटिंग्स इसमें चलती रहती हैं।
तो राज्य के स्तर पर अगर हम देखें कि श्रद्धालु आएंगे और ये इन सब चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ही, लेकिन उसके लिए भी जैसे जैसे हमें लगता है उसका भी एक मापदंड होते हैं, उनको भी टाइम टाइम पे उनको देखा जाता है कि गाड़ियां आ रही हैं, कौन से ईयर में है, कब उनकी एक्सपायरी डेट हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ का वो चीजें बढ़ती रहती है, उनके लिए भी मानक निर्धारित किए जाते हैं कि ये गाड़ियां वहां पर जाएंगी, ये गाड़ियां वहां पर नहीं जा सकती। कांग्रेस ने एक सुझाव भी दिया, उन्होंने कहा कि जो हकूधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, स्थानीय कारोबारियों हैं, उनका जिक्र नहीं हुआ शीतकालीन यात्रा को लेकर, तो उनसे बात करनी चाहिए और बहुत जरूरी तो ये है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारी सरकार हो, कांग्रेस का जो सुझाव था ये अच्छा है। हाँ, सुझाव ठीक है, इसमें कोई, मैं तो नहीं समझती इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जो वहाँ के हमारे पुरोहित हैं, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी है, उनके साथ मिल बैठ के उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी यात्रा तक की बात कर ली। तो अभी शीतकालीन यात्रा इसमें तो बात करेंगे, आगामी जो यात्रा आएगी उसके लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि अब जो वहाँ पर निजी जो व्यवसाय वहाँ पे लोग करते हैं उनके साथ बैठ के भी विचार विमर्श किया जाएगा। जब यात्रा शुरू होती थी तो पहले क्या होता था, 1 महीने पहले उनसे बात होती थी या 15 दिन पहले वो लोग आते थे, लेकिन अब ये कहा गया है कि उनसे कम से कम 2 महीने पहले बातचीत कर ली जाएगी ताकि वो 2 महीने पहले आके अपने आप को वहां पर व्यवस्थित कर लें। परमिट की बात भी कर ली गई है कि अगर पहले 1 साल का परमिट होता था तो अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको परमानेंट 5 साल का परमिट दे दिया जाए, जिससे बार बार वो रोजगार ढूंढने के लिए बाहर ना जाएं। अब ये देखिए आप, अगर शीतकालीन हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये तो रोजगार के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर उनके पास 5 साल का परमिट भी है और पूरे साल यात्रा भी हो रही है तो वहां के श्रद्धालुओं के जाने से उनको तो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, उनकी आर्थिकी में भी सुधार होगा। दूसरा मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे राजनीति के लिए मैं नहीं समझती हूँ कि थोड़ा सा भी स्थान होगा, क्योंकि ये राज्य की बात है। राज्य के हमारे जो सनातन प्रेमी है वो बिल्कुल, इनको अगर वो सनातन प्रेमी अपने को समझते हैं तो कहीं पर ऐसी कोई 1 भी इंच नहीं, मैं सोचती हूँ राजनीति की कोई गुंजाइश है। अब जो ये अनगढ़ बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ हम हताश हैं, वो निराश हैं, क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। क्योंकि हमारी भाजपा की सरकार हमेशा से सबको साथ लेके चलना, और जहां पर भी हम यही कहते हैं कि हमारी नीति और नियत हमेशा साफ है, लेकिन अगर जब हम कोई विकास और विरासत, हमें दोनों चीजें साथ लेके चलनी है। अगर हम आज ये कहें कि नहीं, हमें विरासत को भी बचाना है, विकास भी करना है, रोजगार के जो संसाधन है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है, तो हमको साथ लेके चलना पड़ेगा और सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये ओछी राजनीति से बचे। और जहां तक सनातन की, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कह देती हूँ कि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा उसके बाद ये लोग एक्टिव है, तो मैं कह दूं ऐसा नहीं है। ये विपक्ष से अगर आज हम पूछना चाहें कि आपको सनातन की कितनी चिंता है, इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर आपको एक इंसिडेंट में बता दूं, इनकी सरकारें तो वो सरकारें कि अगर आज इनको सत्ता दे दी जाए, जो सत्ता की राजनीति करते हैं कि हमें सरकार मिल जाए, तो ये तो रातों रात हमारे धामों की छवि बिगाड़ने में लग जाएंगे। धामों की क्या, देश में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, सत्ता तो ये ना, सत्ता तो जनता देगी, आवाम देगी। अब आप इनको नहीं दे सकते, ये आपको तभी तो आवाम क्यों नहीं दे रही है, हम यही तो पूछ रहे हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो और जो विपक्ष वाले हैं कि शंकराचार्य जी ने बोला अच्छी बात की, हम उस पर काम करें, इसमें भी कोई बिल्कुल नहीं। अगर हमारी जनता ही ये निर्णय लेती है तो मैं ये कहूंगी कि नकारात्मक राजनीति से बचे, क्योंकि आज हमारी जनता बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है। उनको पता है कि अगर हम नकारात्मक बातें ज्यादा करेंगे, कब तक उनको बहकाओगे, कब तक हम दुष्प्रचार करेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज की, तो जनता को बहकाना अब इतना आसान नहीं है। तो मुद्दों पर बात करिए, अगर कोई अच्छा काम सरकार कर रही है उसके साथ चलिए। अगर आपको लगता है तो वहां पर सुझाव भी आप दे सकते हैं। केवल नकारात्मक बातें करने से काम नहीं कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट के चलते ज्यादा चुनौतियां नहीं आएंगी, शीतकालीन यात्रा को और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि इस देश में सनातन की ठेकेदारी कोई भाजपा के पास नहीं है। जिन शंकराचार्य की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर पिछले 3 महीने के बयान मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी देख लें तो कितना इन्होंने भाजपा की सरकारों को लताड़ा है, शायद इनको जानकारी नहीं होगी। और रवि जी, आज एक बात से बड़ा दुख, मन को पीड़ा पहुंची कि हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई यहाँ जो पैनल पे बैठे हैं, उनके द्वारा हमारे धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु को जो है बड़बोला कहा गया। ये कहीं ना कहीं जो है मुझ जैसा व्यक्ति, जो एक सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा क्षुब्ध करने वाला क्षण होता है। अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु को अगर ये बड़बोला कह देते तो शायद इनके घर के बाहर अभी तक भीड़ लग जाती। एक अकेला सनातन मेरा धर्म है, जिसमें आप शंकराचार्य रवि जी सबसे ऊपर जिनका स्थान है, उसको आप बड़बोला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन तब भी आपका इस देश में कोई विरोध नहीं होता। ये मेरे धर्म की पहचान है, पहली बात। दूसरी बात मैं रवि जी कहना चाहूँगा कि राजनीति जो होती है वो कभी भी जो है
किसी भी चीज़ में ओची राजनीति जो है विपक्ष कभी भी नहीं करने का काम करता है। हमने इनको सुझाव दिया कि सुझाव के तहत ये कहा कि स्थानीय शीतकालीन यात्रा से करने से पहले हमें सब उन लोगों से एक बार कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है जो लोग उस यात्रा को चलाते हैं। हमने देखा किस प्रकार होटल व्यवसायियों द्वारा, हकूकदारियों द्वारा पिछली बार यात्रा चलने से पहले यात्रा का विरोध किया गया, उस पर हम आपके चैनल में चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात रवि जी मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो ये यात्रा है, यात्रा कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूर महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश की आर्थिकी इससे चलती है, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है यात्रा के सड़क मार्ग में नहीं आता है। मैं जनपद पौड़ी से आता हूँ, हमारा सिर्फ श्रीनगर वाला रूट इस पे चलता है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, यमकेश्वर क्षेत्र है, वो इससे बाहर है। शायद इस बात की जानकारी हम स्थानीय लोग हैं, हम सबको पता है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो उससे इस यात्रा का शायद आर्थिक रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मेरे राज्य के लिए अति आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी यूकेडी की प्रवक्ता बहन बैठी, मैं इनकी बात को भी समर्थन करना चाहूँगा कि अभी तत्कालीन हमारे यहाँ जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि जब हेली ज़्यादा हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में उड़ने लगे तो वहाँ कुछ ऐसी बीमारियाँ आई हैं जो वहाँ के लोगों को प्रभावित करने का काम कर रही है। यहाँ तक कि जानवरों में भी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं एयर ट्रैफिक की वजह से। इससे कहीं ना कहीं राज्य को नुकसान हो रहा है। ये हमारा राज्य जो है, हमने जल, जंगल, ज़मीन बचाने के लिए इस राज्य को लेने का काम किया है। अब आप 2.5 घंटे में किसी व्यक्ति को देहरादून तो पहुँचा देंगे, लेकिन जब इतने सारे व्यक्ति ये हमारे पहाड़ पर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं ना हम मानसिक रूप से, ना हम क्षेत्र के रूप से, ना हम शारीरिक रूप से, ना हमारी सरकारें रवि जी इस सब के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी व्यवस्थित यात्रा चलाने की आवश्यकता है कि स्थानीय व्यक्तियों को भी दिक्कत ना हो। इसका प्रमाण मैं आपको तब देना चाहूँगा, आपको पता होगा कि ऋषिकेश से अगर आपको शिवपुरी, पौड़ी, टिहरी कहीं जाना है तो 2.5 घंटे का जाम है। जब स्थानीय व्यक्ति ऋषिकेश पहुँच रहा है तो शिवपुरी तक 2.5 घंटे में पहुँच रहा है। वो दिल्ली से 2.5 घंटे में तो देहरादून आ जाता है, लेकिन ऋषिकेश से 2.5 घंटे में अगर आपको गुल्लर जाना है, आपको ब्यासी जाना है, आपको देवप्रयाग जाना है तो आप 2.5 घंटे में पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं यात्रा चलानी हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन हमारे विनाश पर ये हमारे हमारे विनाश को ये विकास नहीं कह सकते। इनको ये देखना पड़ेगा कि स्थानीय व्यक्तियों को इससे कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन सरकार तो अक्सर इस बात को कहती है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ ही हमारी सरकार चलती है। रवि जी मैं फिर इस बात को इतनी बार कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक रवि जी मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अंतिम छोर तक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रत्येक सरकार प्रतिबद्ध होती है। जब भी कोई प्रदेश का मुखिया, कोई विधायक, कोई मंत्री शपथ लेता है, अगर आप उसकी शपथ को देखें तो वो संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहता है कि उसको प्रत्येक व्यक्ति को समान विचारधारा से देखना है और प्रत्येक व्यक्ति की बिना जाति धर्म के उस राज्य का, उस व्यक्ति का विकास करना उसकी जिम्मेदारी है। ये किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं कल स्थानीय प्रतिनिधि चुन के आता हूं तो मुझे उन लोगों का भी विकास करना है जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई विधायक घर से पैसे लाता है, वो तो इस राज्य का पैसा होता है। तो रवि जी शीतकालीन यात्रा हमारे राज्य के लिए आवश्यक है और कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि शंकराचार्य जी द्वारा जब इसको प्रमुखता से उठाया गया तो सरकार इसमें सचेती है और सरकार का अच्छा कदम है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। अगर विरोध की राजनीति मात्र करना विपक्ष का मकसद नहीं होता, हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति हमारे रूप से, आर्थिक रूप से हमारा व्यक्ति मजबूत हो और अगर हम उसको मजबूत करने के लिए शीतकालीन यात्रा चला रहे तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें ये भी श्योर करने की आवश्यकता है कि उस शीतकालीन यात्रा से हमें हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं, हमारे हकूकधारी जो लोग हैं, उनको सीधे सीधे लाभ पहुंचने का काम हो। ऐसा ना हो कि जो गौरीकुंड में जो आपने स्टैंड, जो हमारा जब आप गाड़ी खड़ी करके रवि जी जाते हैं, वो गुजरात की कंपनी के पास ना हो। ऐसा ना हो कि आप बद्रीनाथ जब पहुंचते हैं तो वहाँ के जो सारे स्टैंड हो वो दिल्ली की किसी कंपनी के पास हो। ये सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यहाँ का रोजगार जो है स्थानीय व्यक्ति तक ही रहे, जिससे उसकी आर्थिकी मजबूत हो सके। ठीक है, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, आपने सुझाव भी दिया पहले सरकार को, उसी पर आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई चीज़ें बताई, उन्होंने समर्थन भी किया आपकी एक बात का, और ये भी कहा कि आपने भी कहा कि शीतकालीन यात्रा जरूरी है, लेकिन उसको पर्यटन के तौर पर न बनाया जाए, तीर्थाटन के तौर पर वो रहे। तो किस तरीके से इसे रखा जा सकता है?
देखिए रवि जी, आपने भी माना कि मैंने सुझाव दिया, हाँ। लेकिन हमारे भाजपा के जो लोग हैं वो इतने अखंड घमंड में डूबे हुए हैं कि उनको सुझाव ही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो आप विश्व लेवल पे कुछ भी हो रहा हो, देश के लेवल पे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप ये समझिए कि जब हम मतलब इसके टुवर्ड्स स्टेप्स ही ना उठाएं कि पूरे विश्व में तो हो ही रहा है। पूरे देखिए, हमारा अगर हम हिमालय की बात करते हैं और उत्तराखंड के पर्यावरण की बात करते हैं तो ये पूरे देश को इफेक्ट करता है, पूरे इंडिया को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो कंसिडर करनी पड़ेंगी। आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, सारी रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो बहुत सेंसिटिव पहाड़ हैं और उन पे नुकसान भी हो रहा है। जोशीमठ के आप हाल देख लीजिए, अत्यंत जो वहाँ पे दबाव पड़ रहा है पॉपुलेशन का, ये इस यात्रा का, उसकी वजह से जोशीमठ धस रहा है। तो हमारा ये मानना है कि आप ये मत सोचिए कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसका पेट काट दिया जाए और इमीडिएटली उसके अंडे निकाल लो। देखिए, ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये सारी चीजें आपको कंसीडर करना पड़ेगा, पर्यावरण को कंसीडर करना पड़ेगा। आप अगर आज की डिबेट में किसी पर्यावरणविद को लेके आते तो आप वो आपको हर एक पॉइंट पे क्लियर करते कि कितना नुकसान आज की तारीख में हमारे उत्तराखंड को इनकी गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। देखिए, हम डिमांड कर रहे हैं हमें भू कानून दो, हम डिमांड कर रहे हैं हमें मूल निवास दो, ताकि मूल निवास और जो यहाँ के जितने भी कार्य होंगे वो यहाँ के मूल निवासियों को पहले प्राथमिकता उन कार्यों में दी जाए। चाहे वो कोई ठेका हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई भी कार्य, चाहे यात्रा से रिलेटेड हो या अन्य किसी पर्यटन से रिलेटेड हो, तो यहाँ के मूल निवासियों को वो कार्य पहले दिया जाए। क्योंकि हमने देखिए, इस बात का इसमें कोई दो राहें नहीं है कि यात्रा सीजन में बहुत से लोग जो हैं वो यात्री जो हैं वो आते हैं केदारनाथ यात्रा पे। ठीक है, हमारा राजस्व भी बढ़ता है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है हमारे स्थानीय लोगों को नहीं हो रहा है और इस बात को भाजपा को मानना पड़ेगा। आज ये बोल रहे हैं कि जनता हमें बता रही है कि हमें जिता के जनता ने बोला कि वो खुश है वहां पे, लेकिन आप इस बात को भी नोटिस करिए कि आपको सिर्फ 44% वोट मिला है, 66% लोग आपसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो आपको तो 50% से ज्यादा लोगों को, हालांकि आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां के सभी लोगों को संतुष्ट करें, लेकिन आप एटलीस्ट 50% से ऊपर तो जाइए, तब आप बोलिए कि आप वहां पे जीते हैं। ठीक है, प्रभा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी, मैं मीनाक्षी जी की बात का तो ये जवाब देना चाहूंगी कि पूरे जब चुनाव थे इन लोगों ने यही प्रचार किया, पहले तो सरकार पे झूठे आरोप, सोना चोरी, शिला चोरी, पता नहीं क्या क्या ये बातें करते रहे। हम तब भी इनसे कहते रहे कि झूठी बातें हैं, लेकिन आज जहाँ तक ये वोट परसेंटेज की आज ये बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप अपने आप को क्षेत्रीय दल मानते हैं एक किस्म से, हम लोग भी सभी, लेकिन आज वहाँ पे आपने क्या उपस्थिति दर्ज करवाई है इन चुनाव में? मैं तो कहूँगी निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में आप बात कर लीजिए। आज अगर हम चुनाव होते हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा के आ जाता है, उसकी इतनी चर्चा होती है कि आज त्रिभुवन चौहान जी जो मैं कहूँगी नहीं जानता, लेकिन आज यूकेडी कहाँ है? जो यूकेडी तब से एक बार सत्ता में बीजेपी के साथ आ भी गई थी, लेकिन अब कहाँ गायब होगी? जो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए आप लोग आए हुए थे, तो आप सुन लीजिए, अब आप कहाँ जाएंगे? इसका मतलब जनता को यूकेडी का ये कहना है ना कि उनके पास उतने संसाधन नहीं है, उतना बड़ा संगठन तो नहीं है, निर्दलीय से ज्यादा ही आप ये देखिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ के, वो तो वोट लेके चले जाते हैं और यूकेडी का पत्ता साफ हो जाता है। तो आप देख लीजिए जनता इनको किस हाशिए पर लेकर चली गई है। तो कहना कि आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं और अगर दृष्टिकोण यही रहा तो आने वाले समय में भी यही रहेगा। यात्रा के अलावा भी क्या वहाँ पे हमारा राजस्व किसी और तरीके से बढ़ सकता है? बिल्कुल, यात्रा देखिए हमारी सरकार का तो पहले ही रहा है तीर्थाटन, आपको पता ही है, और यात्राएं धार्मिक स्थलों में। उसके अलावा तीर्थाटन के साथ आपने एक हमारी योजना है पर्वतमाला योजना, हमारी सरकार ने चलाई है। पर्वतमाला में क्या है कि जब आप मोस्टली जब ये आपको ओली को विंटर हम कहेंगे डेस्टिनेशन घोषित किया गया, सारे वहाँ पे विंटर के गेम्स होते हैं। तो जब लोग विंटर में क्या होता है कि यहाँ जाते हैं, जस्ट स्टॉप इट, हम कहते हैं कि वहाँ गए हैं ओली गए हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि वहाँ अब इससे बचाया नहीं जा रहा है, अपनी हार इनसे देखी नहीं जा रही है। अच्छा, उनका आरोप ये है कि पर्यावरण का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। प्रभा जी
पर्यावरण को लेकर आरोप है, उस पर जवाब दीजिए। पर्यावरण को लेकर आरोप है कि आप देखिए, डेवलपमेंट पर्यावरण के लिए तो हमारी सरकार पहले से ही संकल्पबद्ध है कि जैसे ही हमारी वहां पे जितनी भी वहां पे गाड़ियां जाती है, मैंने कहा है अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी इसमें ली है अधिकारियों के साथ कि जो उनकी जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तब से लेके उसके विषय में बातचीत की जाए और क्या उनका नंबर है, उन सब चीजों की डिटेल भी विभाग रखेगा जिससे पर्यावरण में जो इकोलॉजी हम कह सकते हैं उसको भी मेंटेन किया जा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि आप तो एक क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, जनता देख रही है कि इन्होंने करा क्या है। एक निर्दलीय उम्मीदवार अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करवा रहा है और इनका जो दल है वो क्या कर रहा है वहां पे बैठा हुआ, किसी को पता ही नहीं है कि यूकेडी भी कोई यूकेडी का कौन सा था, हमें खुद नहीं पता कि यूकेडी के कौन वहां पर खड़े हो रखे थे। चर्चा किसकी होती है? निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा वहां पर हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नकारात्मक राजनीति करने से बचेंगे तो शायद भविष्य में कुछ इनके पास वोट है, जनता ने उनको भी मौका दिया था। मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन जनता ने करा क्या? अच्छा, हरीश मैक्री जी, फाइनल कमेंट के तौर पर अब मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि हम कैसे एक पॉजिटिव वे में शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ा सकें। सरकार के लिए सुझाव किस तरीके से रहना चाहिए? नहीं, एक तो सरकार जो है वो सबसे ज्यादा फोकस, यदि यात्रा बढ़ाना है तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एलोपैथ हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, तीनों तरह की जो चिकित्सा पद्धति है उसको सुधारे, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भेजे और दवाइयां भी उपलब्ध हों। और खासकर जाड़ों में जो कार्डिक डॉक्टर हैं हमारे, वो इन शीतकालीन जो धार्मिक यात्रा जहाँ चलेगी वहाँ वो नियत हों जी। और उसके अलावा जो हमारे वाहन चालक हैं उनकी वाहनों की प्रॉपर फिटनेस हो ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो। हम अभी मतलब ये पौड़ी एक बारात पूरी हमारी 32-33 लोग कालकलवित हुए, उस तरह की चीजें ना हो, ओवरलोडिंग का ख्याल रखें और ध्यान रखें और जो हमारे वाहनों की फिटनेस है वो बनी रहे। तीसरा यह है पुलिस व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त हो ताकि यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे, यात्रियों के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, चोरी या मतलब अन्य तरह की चीजें ना हो, उसके लिए पुलिस व्यवस्था भी सक्रिय करनी पड़ेगी। तो ये तीन मुख्य एजेंसियां हैं, एक हमारा वाहन चालक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पुलिस की व्यवस्था होगी। दूसरा जो हमारा लोन देने का है, हम होम स्टे बना रहे हैं, इनको शीतकालीन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सरकार प्रमोट करे ताकि होटल अच्छे खुलें जाड़ों में। नीचे के जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर भी अच्छे होटल खुले। अभी हमने बद्रीनाथ को, गंगोत्री को, यमुनोत्री को, केदारनाथ को पूरा पार्ट दिया है बड़े बड़े होटलों से, लेकिन शीतकालीन क्षेत्रों में अभी हमारे होटलों की बहुत कमी है। तो यदि पर्यटन बढ़ाना है तो वहां पर भी होटल व्यवसायियों को प्रमोट करे सरकार, चाहे उनको कम ब्याज दरों पर लोन दे या मतलब पहल होटल स्टार्ट होने तक उनका जो ब्याज है वो माफ करे। कुछ इस तरह की योजनाएं सरकार निकाल सकती है। और जो हमारे साधु संत हैं उनको भी धार्मिक यात्रा के लिए सरकार प्रोत्साहित करे। संत जो हैं वो मानव यात्रा में ही उत्तराखंड आते हैं जी। वो शीत ऋतु में, क्योंकि ये कहते हैं कि अब देवताओं की पूजा वहां शुरू हो गई तो धार्मिक दृष्टि से वो नहीं आते हैं। तो उनको भी प्रमोट करे कि शीतकालीन जो उनके गद्य स्थल हैं भगवान के, वहां पे पूजा 12 महीने होती है। चाहे हमारे भगवान जी जो हैं पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ चले भी जाती है, तब भी पांडुकेश्वर में निरंतर उसी तरह की पूजाएं होती रहती हैं, गर्मियों में भी, जाड़ों में भी। यानी 12 महीने हमारे चारों धामों की पूजा होती रहती है। ठीक बात। और यही बात हमको समझनी है और यही समझाने की कोशिश भी करनी है। प्रभा जी, संदीप चमोली जी, मीनाक्षी जी और हरीश मैक्री जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और चर्चा में भाग लिया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो शीतकालीन प्रवासों की यात्रा को लेकर एक अच्छी पहल सरकार करने जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भी 16 दिसंबर से उन्होंने आह्वान किया कि वो इस यात्रा पर निकलेंगे। ऐसा महसूस होता है और अच्छा भी लगता है कि आने वाले वक्त में शीतकालीन प्रवासों पर भी तीर्थाटन को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही जो सुझाव भी रहे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो सरकार को विपक्ष की भी सुन लेनी चाहिए, जो अच्छे सुझाव उनको ले बुद्धिजीवियों से भी सुझाव लेने चाहिए ताकि हमारा मकसद कामयाब हो सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।